हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो हम कर रहे थे ईएमआरएस का जो 2025 का पेपर है उसका सॉल्यूशन, और ये फर्स्ट शिफ्ट का जो मॉर्निंग सेशन है उसका C2 सेट का सॉल्यूशन है। तो आज के इस पार्ट में हम करेंगे पार्ट फोर्थ, और इसका जो सब टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। तो शिक्षण अभिवृत्ति में प्रश्न संख्या 41 से लेके 70 तक के क्वेश्चन हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 41, वो यहाँ पर दिया गया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक प्रमुख आलोचना है कि पियाजे के का जो सिद्धांत है उसके आधार पर यहाँ पर एक प्रमुख जो आलोचना है वो कौन सी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है, उन्होंने माना कि संज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों शक्तियों का कार्य है। तो यह उसकी आलोचना नहीं है। उन्होंने संज्ञान में भाषा की भूमिका और पर्यावरण को अधिक महत्व दिया, यह भी उनकी आलोचनाओं में से नहीं है। उन्होंने विकास के चरणों को नहीं पहचाना। ऑप्शन नंबर 4 है, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव को नजरअंदाज किया। तो यह बात क्या है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का जो प्रमुख आलोचना है यही है कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश का जो प्रभाव है उसको नजरअंदाज किया। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 प्रश्न संख्या 42 में दिया गया है, सम्मानजनक और समावेशी कक्षा निर्माण का मूल सिद्धांत है। तो एक कक्षा को अगर हमें सम्मानजनक और समावेशी बनाना है, अर्थात जहां पर सबको समान प्रकार से शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी कक्षा का निर्माण करने के लिए हमें कौन कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। इसका पहला ऑप्शन है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों की भावनाओं और मनोदशाओं को अनदेखा करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक कक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक को विद्यार्थियों की भावनाओं को अनदेखा करता हो। ठीक है, तो यह तो नहीं है फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है। ऑप्शन 2 है, केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उचित व्यवहार और शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो अच्छे ग्रेड लाते हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना। तो यह भी एक सम्मानजनक या समावेशी सिद्धांत का कक्षा बनाने का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ उन्हीं बच्चों पे ध्यान देंगे जो एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो औरों का विकास हम नहीं कर पाएंगे, और हमें एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों पे समान रूप से ध्यान देना होता है, ना कि किसी पे अधिक ना कि किसी पे कम। तीसरा ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को समान सीखने की क्षमताओं के आधार पर समूहीकृत किया जाए, लेकिन सभी के लिए समान सामग्री का उपयोग करते हुए सीखने के समान तरीके अपनाए जाए। तो यहाँ पर जो एक रिपीटेड हो रहा है, यह ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन ये गलत कैसे है कि सभी के लिए समान ही आधार ले रहा है। अगर मान लिया जाए कोई पार्शियली ब्लाइंड स्टूडेंट आपके कक्षा में है, तो आप उसे नॉर्मल स्टूडेंट के आधार पर नहीं पढ़ाओगे, उसको उसके तरीके के आधार पर पढ़ाओगे जिसमें वो कंफर्टेबल है। तो ये सभी के लिए समान तरीका अपनाना जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम सभी बच्चों को एक जैसे तरीके से नहीं पढ़ा सकते। हो सकता है कोई सुस्त दिमाग वाला बच्चा है जो धीरे सीखता है, अधिक टाइम लेता है, तो उसको हम अधिक टाइम देंगे एक उसी प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बावजूद समान अवसर देना और देखभाल, सहानुभूति एवं क्षमता को बढ़ाना। तो यह ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हमें क्या करना है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों जो उनकी बैकग्राउंड है उसको नजर अंदाज करते हुए, उनमें अगर विभिन्न विभिन्न के टाइप के पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं उसके बावजूद हमें उनको क्या करना है, समान अवसर देना, अवसर सेम देना है, टेक्निक सेम यूज नहीं करनी। ठीक है, और देखभाल, सहानुभूति, क्षमता को बढ़ाना। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 42 के लिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 43। तो इसमें हमें क्या करना है, स्टेटमेंट 1 दिया है और स्टेटमेंट 2 हमें बताना है कि ये दोनों सही है या नहीं है। ठीक है, सत्य बताना है इसमें।
तो कथन फर्स्ट क्या दिया गया है, अभिक्षमता, अभिक्षमता को हम एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। अभिक्षमता किसी विशेष गतिविधि के क्षेत्र में विशेष योग्यताओं को संदर्भित करता है। तो यह कथन सही है, ठीक है। एप्टीट्यूड क्या करता है, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यताओं को संदर्भित करता है, ठीक है। जैसे हमने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी की योग्यता जांचनी है तो हम उसी टॉपिक पे एक टेस्ट बनाते हैं, तो उसको भी हम अभिक्षमता टेस्ट के रूप में जानते हैं। और ये क्या दर्शाता है, उस टेस्ट में उस बच्चे की योग्यता के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट है। रुचि किसी विशेष गतिविधि के लिए प्राथमिकता है। तो अब कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए रुचि सबसे हमारी प्राथमिक गतिविधि है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहला हमारा प्राथमिक होता है। अगर किसी का इंटरेस्ट है ही नहीं पढ़ने में तो हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं उतने बेटर तरीके से। तो रुचि क्या है, किसी भी गतिविधि के लिए सबसे प्राथमिक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 43 था ये। उसके बाद जाएंगे प्रश्न संख्या 44 में। यहाँ पर दिया गया है शिक्षा में पाठ्य पुस्तक वेंट्रिसिटी का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है पुस्तकों पर अत्यधिक निर्भरता। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में कौन सा पहलू शिक्षा शास्त्र के गैर प्रकार्य सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जो विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF-ASE 2023 में उल्लेखित कक्षा नियोजन को सूचित करते हैं। तो इनमें से कौन सा वह पहलू है जो शिक्षा शास्त्र के गैर प्राक्रम्य सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, ठीक है। सपोर्ट नहीं करता है, उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में सक्रिय एजेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों को सक्रिय एजेंट के रूप में देखना चाहिए, ये रॉन्ग है फर्स्ट वाला। दूसरा है दंड और भय कक्षा में सीखने के को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी कक्षा में हो वो दंड और भय कक्षा को बेहतर बनाने में एक हद तक तो मदद करते हैं, लेकिन इसको हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 है उसमें इसको गलत ठहराया गया है कि हम सिखाने के लिए दंड और भय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। इसमें दिया गया है प्रश्न, एक शिक्षक छात्रों को किसी कौशल में दक्ष बनाना चाहते हैं, निम्नलिखित दृष्टिकोण में से रचनावादी शिक्षा शास्त्र के अनुसार व्यापक रूप से कौन सुयोजित है। तो देखिए एक शिक्षक क्या करना चाह रहा है कि किसी छात्रों को किसी कौशल में दक्ष बनाना चाह रहा है। तो इसमें से कौन सुयोजित है हमें बताना है। पहला ऑप्शन है ऐसा गृह कार्य देना जो बिना चर्चा या स्पष्टीकरण के कक्षा में कराए गए कार्य का दोहराव हो, बिना उसमें न चर्चा किया जाए न स्पष्टीकरण दिया जाए, केवल कार्य का दोहराव हो, तो ऐसा गृह कार्य किसी का काम का नहीं है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक ही अभ्यास को रोज दोहराना जब तक कि छात्र कंठस्थ न कर ले, उसको खाली रट्टू तोता नहीं बनवाना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 छात्रों को विविधता, फीडबैक और चिंतन के साथ साथ सार्थक अभ्यास के लिए प्रेरित करना। तो ये ऑप्शन इसमें सबसे सही है। देखो इसमें क्या दिया गया है, छात्रों को विविधता, फीडबैक और चिंतन के साथ सार्थक अभ्यास करना। एकदम उसको खाली छापना नहीं है, चिंता के साथ उसको सार्थक अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना क्या होता है, गृह कार्य का हम इसको उद्देश्य मान सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट। ऑप्शन 4 क्यों गलत होगा, क्योंकि रट कर मूल्यांकन बोल रहे हैं। तो किसी चीज को केवल रटना और उसको दोहराना ही उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट सीखना सबसे जरूरी होता है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47।
इसमें दिया गया है सिगमंड फ्राइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए, मनोविज्ञान की एक प्रणाली या विचारधारा के रूप में मनोविश्लेषण उन्हीं के दिमाग की उपज था। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड के बारे में बता रहा है कि मनोविज्ञान की एक प्रणाली या विचारधारा के रूप में मनोविश्लेषण उन्हीं के दिमाग का उपलब्ध था, तो ये ऑप्शन राइट है। उसके बाद है, उन्होंने मानस की संरचना को समझने के लिए ईड, अहंकार, ईगो और सुपर अहंकार, सुपर ईगो का प्रयोग किया था, तो ये कथन भी सही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सिगमंड फ्राइड ने ही ईड, ईगो और सुपर ईगो का प्रयोग किया था। ठीक है, और इसके बाद आगे है, वे मानव व्यवहार को संचालित करने में सहज वृत्ति को की भूमिका में विश्वास नहीं करते थे। ये रॉन्ग है, क्योंकि वो मानव भूमिका की सहज वृत्ति में विश्वास करते थे। उसके बाद है ऑप्शन डी, उन्होंने दो मुख्य सहज वृत्ति, जीवन सहज वृत्ति और मृत्यु सहज वृत्ति प्रतिपादित की, तो ये ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, उन्होंने दो वृत्तियां यहाँ पर प्रतिपादित की थी, और पहला क्या था, सहज वृत्ति और जीवन सहज वृत्ति और मृत्यु सहज वृत्ति। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी और डी? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 48। इसमें क्या बताना है, देखिए, किसी विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो कंसेप्चुअल उसको हम अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहते हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट अगर अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहते हैं बच्चे को, तो इनमें से क्या आवश्यक है? पहला है, शिक्षक के सीधे सिद्धांतों को बताना, मतलब उसको आगे पीछे की कोई बात बताना नहीं, सीधे आते ही उसको सिद्धांत रटवा देना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अवधारणाओं को जोड़ना और पूर्व ज्ञान के पर विचार करना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। पूर्व ज्ञान अर्थात उस टॉपिक से रिलेटेड उस बच्चे को पहले से क्या ज्ञान है, उसी में नए ज्ञान को जोड़कर उसे कॉन्सेप्ट सिखाना, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 और 4 कैसे रॉन्ग हो जाएंगे, देखो, तथ्यों के अनुसार पुनरावृत्ति कर अभ्यास करना, केवल अभ्यास से कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक है, पुरानी चीजों के साथ, पूर्व ज्ञान के साथ ही नए कॉन्सेप्ट को हम सीख सकते हैं। असंबंधित जानकारी का अधिक मात्रा में अध्ययन करना, जो उससे अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी होके हमें कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, और ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक उदाहरण, जैसे बच्चों को अम्ल के विषय में अगर हमें पढ़ाना है, तो हमें उनको उसके पूर्व ज्ञान में हम उनसे किसके बारे में पूछ लेते हैं, नींबू के गुणों के बारे में, स्वाद, गंध और वो कैसे दिखता है, इन चीजों का हम पूछते हैं, तो तब जाके हम अम्ल पढ़ाते हैं, जिसमें कि उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो यही इसका एक एग्जाम्पल है। अम्ल का टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चे को हम पूर्व ज्ञान में नींबू के बारे में, उसके गुणों के बारे में हम पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 49। हाँ, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वह मार्ग नहीं है जो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST 2023 में वर्णित व्यावसायिक डोमेन में क्षमता के विकास और वृद्धि की ओर ले जाता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखिए, सतत व्यावसायिक विकास ये चीज होनी चाहिए करके बोला था। ठीक है, नहीं वाला ढूंढना है हमें, तो ये तो राइट ऑप्शन है। अनुभव, ये भी सही है। ठीक है, प्रोत्साहन, खुलासा, एक्सपोजर और अंतःक्रिया। ठीक है, एक्सपोजर और उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, ये भी इसको बढ़ाने वाली चीज है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, व्यावसायिक डोमेन में क्षमता को विकास और वृद्धि की ओर ले जाता है, तो इनमें देखिए, व्यावसायिक विकास, ये ऑप्शन तो सही है, अनुभव भी सही है, खुला एक्सपोजर भी सही है, तो प्रोत्साहन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट, रॉन्ग होगा, और हमें रॉन्ग ही बताना है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षकों, ये ऑप्शन कैसे हमने चूज किया, देखिए, शिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर मतलब नई नई चीजों को अगर सीखते हैं तो उसको एक्सपोजर बोलते हैं, प्रोत्साहन नहीं बोलते। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 50।
प्रश्न संख्या 50 में दिया गया है गार्डनर के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए, ठीक है। पहला अभिकथन क्या है? यह बुद्धि को प्रसंस्करण संक्रियाओं के विशिष्ट समूहों के रूप में परिभाषित करता है, जो व्यक्तियों को समस्याओं को हल करने, उत्पाद बनाने, सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में नए ज्ञान की खोज करने की अनुमति देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि यह बुद्धि को प्रसंस्करण संक्रियाओं का समूह मानना है इन्होंने, ठीक है। तो यह ऑप्शन क्या है? राइट है, ठीक है। यही बोला था गार्डनर ने कि बुद्धि को क्या बोला है? प्रसंस्करण संक्रियाओं के विशिष्ट समूह, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देखते थे। इट डिफाइंस इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग दैट परमिट्स इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम, क्रिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे अभिकथन सही है पहला। दूसरा अभिकथन है, उसके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनका मानना था कि प्रत्येक बुद्धि का एक विशिष्ट जैविक आधार, विकास का एक विशिष्ट क्रम और अलग अलग विशेषज्ञ अंतिम अवस्था प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो ये देखिए, बहुबुद्धि को मानने के लिए उन्होंने क्या माना है कि प्रत्येक बुद्धि का एक विशिष्ट जैविक आधार और विकास का एक विशिष्ट क्रम होता है, ठीक है, और अलग अलग विशेषज्ञ अंतिम अवस्था प्रदर्शन होता है। तो ये कथन भी क्या है? सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अभिकथन 1 और अभिकथन 2 दोनों ही सत्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में दिया गया है, प्रमाण शास्त्र में परिस्थिति जन्य निहितार्थ के माध्यम से जानने के अनुमान को डॉट डॉट के रूप में जानते हैं। तो जो प्रमाण शास्त्र है उसमें परिस्थिति जन्य निहितार्थ मतलब सिचुएशन बेस इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं उसको, या सर्कमटेंशियल इम्प्लीकेशन। तो इसमें क्या बोला गया है? उसको बोला गया है अर्थपति बोला गया है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा कि प्रमाण शास्त्र में परिस्थिति जन्य निहितार्थ के माध्यम से जानने के अनुमान को क्या बोला गया है? अर्थपति, ठीक है। प्रश्न संख्या 52। एक विज्ञान का शिक्षक छात्रों को एक संक्षिप्त प्रदर्शन दे सकता है कि रंगों की धारणाएं प्रकाश स्रोत की तीव्रता के आधार पर कैसे बदलती है, ठीक है। तो रंगों की धारणाएं प्रकाश स्रोत की तीव्रता के आधार पर किस प्रकार से बदल रही है, एक टीचर उनको एक संक्षिप्त प्रदर्शन दे रहा है, ठीक है। और फिर उन्हें इस संबंध की ओर जांच के लिए, और इसको क्या बोल रहा है कि इस संबंध में रिलेशन में जांच करने के लिए अपना स्वयं का प्रयोग तैयार करने के लिए कह सकता है, और कह रहे हैं टीचर कि आप अपना स्वयं का प्रयोग तैयार करो। तो यह शिक्षण की कौन सा उदाहरण है? तो यह है समस्या आधारित प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 53 इसमें दिया गया है, वह ज्ञान जो व्यक्तिगत अनुभव जैसे रंगों को देखने से प्राप्त होता है। जो यहाँ पर देखिए, वो ज्ञान कौन सा होता है जो हम स्वयं के अनुभव से जानते हैं? तो उसको देखिए, तार्किक अंतर ज्ञान, अंदर से आना, तर्क शक्ति से, विचार शक्ति से, अनुभव जन्य अनुभव से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है उसको बोलते हैं अनुभव जन्य ज्ञान, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अनुभव जन्य, ठीक है, अनुभव जन्य नॉलेज बोलेंगे उसको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है? पंचकोश ढांचा पंचकोश जो ढांचा है पारंपरिक शैक्षिक प्रतिमानों में द्विविभाजन को चुनौती देता है। तो पंचकोश जो ढांचा है प्रारंभिक शैक्षिक प्रतिमानों में किस प्रकार से प्रतिमानों में द्विविभाजन को चुनौती देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों? देखिए, शरीर मन आत्मा की निरंतरता के माध्यम से समग्र विकास की पेशकश करके, ठीक है। पंचकोश क्या बोलता है कि शरीर मन आत्मा की निरंतरता के कारण समग्र विकास होता है, ठीक है। इसका देखिए ऑप्शन 2 में क्या दिया गया था? आध्यात्मिक लक्ष्यों के पक्ष में
तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखिए दूसरा और तीसरा चौथा कैसे गलत हो गए, क्योंकि इसमें देखिए आध्यात्मिक लक्ष्यों के पक्ष में विज्ञान को अस्वीकार करना है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। शारीरिक शरीर को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बराबर भी नहीं माना था। और क्या है, आधुनिक पाठ्यचर्याओं में केवल प्राचीन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना भी यहाँ पर पंचकोश ढांचे का प्रतिमान नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, बच्चों के अधिगम में भावनाओं की क्या भूमिका होती है। ठीक है, इमोशन का क्या रोल होता है बच्चों के अधिगम में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भावनाएं ध्यान और स्मृति को बढ़ाती है। ये बात सही है कि भावनाओं के कारण हम ध्यान अधिक देते हैं और स्मृति मतलब उसके से रिलेटेड हमें याद होता है। जैसे और इसका एक उदाहरण देंगे, जैसे हमें अगर कोई कहानी के रूप में कोई स्टोरी बताई जाती है तो हम उसको बेटर उससे इमोशनली कनेक्ट होके उसको याद रख पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट होगा। दूसरा है बी, बी पढ़ लेते हैं। नकारात्मक भावनाएं हमेशा ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है, तो नकारात्मक भावनाओं से ध्यान केंद्रित नहीं होता है। ठीक है, सकारात्मक भावनाएं अन्वेषण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, खोज को प्रोत्साहित करती है सकारात्मक पॉजिटिव फीलिंग्स, तो ये बात भी सही है। उसके बाद है भावनाएं अधिगम असंबंधित है। भावनाओं को लर्निंग के साथ कोई संबंध नहीं है। फीलिंग का इमोशंस का लर्निंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हमारा अंदर पॉजिटिविटी है तो हम अच्छी चीजें सीखेंगे, तो उनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये ऑप्शन हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन ई, सकारात्मक संबंध सकारात्मक भावनाओं को पोषित करता है। ये बात सही है जो मैंने अभी आपको बताया कि सकारात्मक संबंध हमारा अगर किसी के साथ है तो वो क्या करता है, सकारात्मक भावनाओं को पोषित करता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए सी ई, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 56, इसमें दिया गया है शिक्षार्थी स्तनपाइयों पर एक पाठ पढ़ते हैं और विभिन्न स्थानों पर स्तनपाइयों के जीवन पर एक वीडियो देखते हैं। ऐसी घटनाएं या गतिविधियों में स्तनपाइयों का जमीन या पानी पर समूहों में घूमना, चरना, शिकार पर हमला करना, बच्चे पैदा करना, एक समय एक साथ झुंड में रहना और संबंधित घटनाएं शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, देखिए, तो करेक्ट द सॉरी चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें इसको मैच करना है, तो हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन ये डायरेक्ट बन जाएगा कैसे, जैसे ऑप्शन डी को देखें, अगर हम ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, सीखने के कार्य पर काम करने के लिए शिक्षार्थी समूह बनाते हैं। तो जैसे हमारा ग्रुप बनता है एक छोटा सा बच्चों का, उसको हम प्रोजेक्ट वगैरह दे देते हैं, तो वो कौन सी विधि होती है, व्याख्या दे रहे हैं हम उनको, संदर्भ दे रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, या सहकार्यता मतलब आपस में मिलके वो काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कोऑपरेशन है, तो बच्चे ग्रुप बना के कुछ सीख रहे हैं समूह में, तो उसको सहकार्यता बोलेंगे। मतलब डी का क्या है, फोर्थ है, तो यहाँ पर देखिए डी का फर्स्ट है इस ऑप्शन में, तो डी का फोर्थ ओनली ऑप्शन 2 में है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए डी का फर्स्ट है, डी का सेकंड है, तो सीधे एक ऑप्शन से ही हमारा राइट आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, औरों को हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही से आप यहाँ पर सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 57। इसमें दिया गया है विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE 2023 के अनुसार अंतर विषयक और व्यावसायिक क्षेत्र विषयों की पेशकश मुख्य रूप से कैसे निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है, एक विषय अंतर विषय मतलब अलग अलग विषय और व्यावसायिक क्षेत्र के विषयों में कैसे निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है विद्यालयों में
प्रशिक्षक संख्या की उपलब्धता, ठीक है। तो विद्यालयों में प्रोफेशनल, अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि सारे जितने भी व्यवसाय है उनके प्रशिक्षक संकाय का मतलब इनकी फैकल्टी हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वो है व्यावसायिक क्षेत्र हैं, तो यह बहुत कठिन कार्य है कि हम पूरा ही सभी का रख दें स्टाफ। और ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं उन वो अनएक्सप्लोर्ड है, जो जिनकी अपॉर्चुनिटी है कि अभी उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो ऐसा का तो हम शंका ही नहीं रख सकते हैं। तो यह ऑप्शन उतना है, ठीक है, बट कुछ हद तक इसकी लिमिटेशन है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की समकालीन प्रवृत्तियों में रुचियों के आधार पर। तो उनकी रुचि के आधार पर हम उनको विषय पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो यह ऑप्शन हमारा राइट है, यह ऑप्शन राइट है। फिर भी इसके अलावा देख लेते हैं ऑप्शन 3 में क्या दिया गया है। केवल पारंपरिक अकादमिक विषयों के साथ संरेखण के आधार पर, केवल पारंपरिक विषय, तो यह ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा कि हम केवल पारंपरिक विषय ही रख रहे हैं, ठीक है। नई चीजें नहीं देख, जैसे आईटीसी देखिए, पहले के टाइम पे आईटीसी नहीं था, बट समय के साथ डेवलपमेंट के साथ आईसीटी आया तो हमने उसमें फेरबदल कर दिया, नहीं तो हम उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करते। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। व्यावहारिक प्रासंगिकता और विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में प्रवेश की संभावना के आधार पर। तो देखिए ये ऑप्शन भी सही है। अब इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है, देखिए यहाँ छात्रों के समकालीन प्रवृत्तियों पर कह रहे हैं, ठीक है, रुचियों के आधार, और यहाँ कह रहे हैं कि व्यावहारिक प्रासंगिकता और विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में प्रवेश की संभावनाओं के आधार पर। तो इन दोनों में से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। व्यावहारिकता देखनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और विशिष्ट कार्य क्षेत्र में जो प्रवेश की संभावना है उसके आधार, मतलब जो जिस क्षेत्र में डिमांड है, संभावना है, ठीक है, उसी क्षेत्र में व्यवहारिक विशिष्टता के आधार पर कार्य क्षेत्र में प्रवेश की संभावना के आधार पर हमें विषयों का करना चाहिए, ठीक है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 58। इसमें दिया गया है कि NCFSE 2023 के अनुसार गृह कार्य में के बारे में क्या क्या है, देखिए। तो इसमें विशिष्ट कार्यों के माध्यम से अवधारणाओं का अनुप्रयोग शामिल नहीं है। अवधारणाओं का अनुप्रयोग क्यों नहीं होगा, कॉन्सेप्ट का यूज भी तो बताया गया होगा। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है पहला। दूसरा है यह सीखने की प्रक्रिया का विस्तार नहीं है, बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया का विस्तार है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 यह स्कूल में किए गए कार्य का समेकलन है। समेकलन मतलब कंसोलिडेशन, मतलब उसको और दृढ़ता से आना, जैसे कॉन्सेप्ट बता दिया स्कूल में, अब उसको और मजबूती के साथ, कंसोलिडेशन मतलब समेकलन का मतलब होता है उसकी और मजबूती के लिए दिया जाता है। तो यह कथन सही है, गृह कार्य क्या है, यह स्कूल में किए गए कार्य का समेकन है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या दिया गया है, शिक्षा की प्रक्रिया में निर्देशन की प्रमुख भूमिका है। निर्देशन मतलब डायरेक्शन बोल सकते हैं हम उसको, या इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या भूमिका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को निष्क्रिय बैठकर कक्षा में प्रबंधन करना, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए छात्र, सक्रिय होना चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण अनुभव देना और जो उनकी समझ को विकसित करे, ठीक है। उनकी समझ को विकसित करना ही एक शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विचारों मूल्यों को शामिल न करना, ये भी रॉन्ग। संचार और अवैज्ञानिक तरीकों को शामिल करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वैज्ञानिक तरीकों और संचार को शामिल करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 60। इसमें क्या दिया गया है, देखिए। NCFASE 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण मानक अधिक विशिष्ट कथन है जो पाठ्यक्रम विकास में कार्यान्वयन को दिशा देते हैं, ठीक है। अब बताना है हमें कौन सा इनमें से अधिक मानक कथन है, ठीक है। तो इसमें से देखिए पहला क्या दिया गया है, अधिगम परिणाम, पाठ्यचर्या के उद्देश्य, पाठ्यचर्या लक्ष्य, दक्षताएं। तो वैसे तो ये लगभग सभी सही लग रहे हैं ऑप्शन, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है अधिगम परिणाम, ठीक है। जिस चीज के लिए आप पढ़ा रहे हो उसको,
तो वो चीज उसके व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, या अधिगम का परिणाम आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह इसका एक मानक है। ठीक है। उद्देश्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का विकास या फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन, और परिवर्तन को कैसे मापेंगे? उसके अधिगम के परिणाम से। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 61। इसमें दिया गया है कि देखिए, भारतीय परंपरा में पंचपदी सीखने की प्रक्रिया में 5 चरणों का सही क्रम क्या है? पंचपदी मतलब 5 जो सीखने की हमारी प्रक्रिया है उसमें सही क्रम बताना है हमें। ठीक है। तो देखिए, अदिति, अ, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार। तो आप इसको उससे रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो आप इसको किसके साथ लिंक कर सकते हो? अ, जो हमारा ब्लूम की टेक्सोनॉमी है जिसमें सीखने के जो चरण है उससे भी आप इसको रिलेट करके बता सकते हो। कैसे? उसमें क्या था, प्रयोग के बाद संश्लेषण और विश्लेषण और संश्लेषण था। ठीक है। तो उसके बाद क्रिएटिविटी जो नई ब्लूम की आई टेक्सोनॉमी। ठीक है। तो उसमें क्या आया कि क्रिएटिविटी को सबसे हायर में रखा गया था। ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए उसमें क्या है, पहले है अदिति, मतलब सबसे पहले हमारा क्या होता है, अ, उसको रिकॉल करना। ठीक है। बुद्धि का विकास, फिर अंडरस्टैंडिंग होना, बोध होना। ठीक है। उसके बाद प्रयोग, प्रसार। ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। अदिति को आप उसके फॉर्म में समझ सकते हैं कि अदिति का जो मीनिंग आप उसके रूप में समझ सकते हो कि जैसे कॉग्निटिव डोमेन समझ सकते हो। ठीक है। उसके स्मृति 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 का सिनोनिम भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अभ्यास करेगा बच्चा। ठीक है। तो क्या होगा, उसको बोध हो जाएगा, उसका अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसके बाद उसका प्रसार होगा और अंत में प्रयोग होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 62। 62 में क्या दिया गया है? देखिए, एक समावेशी कक्षा के मुख्य पहलू है। तो एक समावेशी कक्षा आपको पता है जिसमें हर प्रकार का बच्चा हम उसको इंक्लूड करते हैं, उनको शिक्षा ग्रहण कराते हैं। तो उसमें से पहलू क्या है? ठीक है। इसमें ऑप्शन पहला है अ, सांस्कृतिक विविधता और विद्यार्थियों के मुद्दों का सम्मान करना। ये बात सही है। सांस्कृतिक विविधता और बच्चों के जो मुद्दे हैं उनका सम्मान करना। ठीक है। समावेशी कक्षा में होता है। दूसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को एक जैसा निर्देश देना। सभी विद्यार्थियों को एक जैसा निर्देश नहीं देंगे समावेशी कक्षा में। हो सकता है आपके पास बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, हो सकता है आपको थोड़ा धीरे से सीखने वाला बच्चा है। तो इंटेलिजेंट बच्चे के लिए हम क्या निर्देश देंगे? अगर उसने पूरा चैप्टर बना लिया, तो मतलब एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बना दिए, तो हम बोलेंगे उसको कि तुम ये वाला एक्सरसाइज बनाओ, दूसरा वाला, तब तक अपने मन से प्रयास करो बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें उसको एंगेज करना है। और जो स्लो वाला लर्नर है उसको बोलेंगे कि आप मतलब कोशिश करो थोड़ा सा उसको तेज करने की। ठीक है। ये नहीं कहेंगे, दबाव नहीं बनाया जाएगा, बट उसको प्रेरित करेंगे कि थोड़ा सा अपना स्पीड उसको इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो एक जैसा निर्देश थोड़ा ना दिया हमने, हर बच्चे के लिए अलग अलग निर्देश दिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है गतिविधियां एवं अधिगम सामग्री साझा करना। तो अधिगम सामग्री को हमें क्या करना चाहिए? साझा करना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद है ऑप्शन डी, खुलापन और स्वीकार्यता को बढ़ाना देना। ठीक है। खुलापन होना चाहिए शिक्षा में, और स्वीकार्यता मतलब जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना। उसको बेटरमेंट के लिए कार्य तो करना है, बट वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है। कोई अंधा लूला लंगड़ा है, समावेशी है, तो उसको उसकी कमजोरी के आधार पर उसको नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है। उसको स्वीकार करना है। उसको बल्कि ऐसे शब्दों के का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, बल्कि उनको स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन बोला जाता है। ठीक है। शब्दों का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? राइट होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ए, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी, प्रश्न संख्या 63, इसमें क्या दिया गया है? देखिए,
एक शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की समीक्षा के उपरांत उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विषयों का चयन करती है। यह शिक्षण योजना के किन घटनों को दर्शाता है? ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, समीक्षा की पूर्व ज्ञान का। ठीक है, उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे होंगे, अगर उनका उत्तर आ रहा है मतलब उस टॉपिक से उनको पूर्व ज्ञान है। अगर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब उनको उस चीज का पूर्व ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, समीक्षा की बच्चों की। तो यह क्या कहलाता है शिक्षण योजना का? ठीक है, तो इसमें है पहला है मूल्यांकन रणनीतियाँ। ठीक है, ये दूसरा है प्राप्त की जाने वाली दक्षताएं। ठीक है, सी ऑप्शन है छात्र की समझ पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय विकल्प। तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, छात्र की समझ कितनी है उसके आधार पर हम शिक्षण कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सी वाला। और डी देखिए, विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम संसाधनों का चयन। तो उनको उनकी समीक्षा की हमने और उसी के आधार पर हम विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम संसाधनों का चयन कर रहे हैं। तो सी और डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गृह कार्य की तो कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ऑप्शन सी और डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 64। इसमें देखिए, शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, ट्रू बताना है। तो पहला है, यह केवल पाठ को याद करने के बारे में है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का मतलब यही है कि खाली पाठ को याद कराना है, नहीं, गलत है, सत्य ढूंढना है हमें। ठीक है, यह शिक्षण की कला और विज्ञान को संदर्भित करता है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र मतलब क्या है, शिक्षण की कला, शिक्षा को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो शिक्षा के जो कला और विज्ञान है उसको संदर्भित करता है शिक्षा शास्त्र। ठीक है, बेसिकली शिक्षक के लिए होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल विषय वस्तु पढ़ाने में ये भी रॉन्ग, केवल परीक्षा के बारे में ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्या है, निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिव परिवेश में वैचारिक समझ को बढ़ावा देने के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? तो कंस्ट्रक्टिव परिवेश के लिए हमें कौन सा दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो देखिए, साप्ताहिक मानकीकृत परीक्षण, हर हफ्ते स्टैंडर्डाइज पेपर कराना चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्देश और दोहराव युक्त अभ्यास, क्या करना चाहिए, डायरेक्ट हमें इंस्ट्रक्शन देके और दोहराव उसके अभ्यास, दोबारा उसके अभ्यास को दोहराव करके। ये दोनों ऑप्शन ए हद तक सही है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के साथ अन्वेषण आधारित शिक्षण। कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर हम कोई चीज बताते हैं तो उनको वो ज्यादा समझ में आता है। तो उसी से हमें रिलेट करके, जो हमारी लाइफ से रिलेट करके अगर हम उसको पढ़ाते हैं और उनमें खोज के आधार पर शिक्षण कराते हैं, तो वो सबसे क्या रहता है, दृष्टिकोण सबसे बेटर रहता है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, राइट होगा। शाम पट पर नोट लिखवाना, ये राइट नहीं होगा। देखिए, वैसे तो ये सभी ऑप्शन सही है, बट इसमें से जो निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिव जो परिवेश है उसमें सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या दिया गया है, NCFSE 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पहलू स्कूल प्रक्रियाओं की पाठ्यक्रम संबंधित श्रेणी का नहीं है? ठीक है, तो जो स्कूल प्रक्रिया की जो पाठ्यक्रम है उसके संबंध से नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए, पहला है शिक्षक व्यवसायी विकास। तो एनसीएफ बोलता है कि शिक्षक का व्यवसायिक विकास होना चाहिए, उसे एक्सपोजर मिलना चाहिए, समय समय उसके विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं वाला ऑप्शन देना है। स्वास्थ्य और सफाई, भोजन का समय, स्कूल की समय सारणी। देखिए, समय सारणी तो हमारा उसमें आ जाता है पाठ्यक्रम में। ठीक है, करिकुलम का हिस्सा है ये। ठीक है, स्कूल का सारणी, भोजन का समय जो मिड डे मील वगैरह बनता है ये भी हमारे करिकुलम का हिस्सा होता है। ठीक है, और शिक्षक व्यवसायिक विकास भी हमारा एक पहलू है उसका। ठीक है, स्कूल प्रक्रियाओं की पाठ्यक्रम संबंधित श्रेणी में। ठीक है, लेकिन जो एक टीचर का स्वास्थ्य और सफाई के बारे में यहाँ पर डायरेक्टली कुछ
होता नहीं है, तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्वास्थ्य और सफाई। ठीक है, 2023 के अनुसार एनसीएफई 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पहलू स्कूल प्रक्रियाओं की पाठ्यक्रम संबंधी श्रेणी का नहीं है, तो वो है स्वास्थ्य और सफाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 67, तो इसमें दिया गया है 67 में सहयोगात्मक अधिगम कोलोबरेटिव लर्निंग समझ को बढ़ाता है। तो कोलैब करके मतलब मिलजुल के जो सहयोग करके अधिगम होता है वो क्या चीज को बढ़ाता है, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन सही है। देखिए, व्यक्तियों को यहाँ पर हतोत्साहित करना, गलत आंसर। नेतृत्व देना, नेतृत्व देता है, ठीक है, लेकिन सत्तावादी नेतृत्व मतलब मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा नेतृत्व नहीं देता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से काम करने से रोकना तो नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम करा जाता है सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव, या ग्रुप में भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। जो ग्रुप में कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो बच्चे आपस में क्या करते हैं, कोलैब तो करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। तो सहयोग अधिगम क्या बढ़ाता है, सहभागिता बढ़ाता है और साझा चिंतन बढ़ाता है, आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक निर्माणवादी कक्षा में कंस्ट्रक्टिव क्लास में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है, शिक्षक क्या करता है उस क्लास में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है केवल मानकीकृत परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन करना, मूल्यांकन कर दिया बस, उसका मूल्यांकन कर दिया, उसका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, व्याख्यान देना और नोट्स बनाना, तो केवल व्याख्यान देना और नोट्स बनाना भी यहाँ पर शिक्षक का कार्य नहीं होता है। निर्माणवादी कक्षा में अगर उसको कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कक्षा में मौन और अनुशासन। मौन और अनुशासन, कक्षा में मौन है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, अनुशासन ही केवल एक वो नहीं है शिक्षक का, ये एक सहायक कारक जरूर है कोई भी स्कूल में बेटर इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन हम इसको बेस्ट ऑप्शन नहीं मान सकते। ठीक है, आगे है एक्स ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके अधिगम को सुगम बनाना, तो ये ऑप्शन सबसे सुटेबल हो जाएगा। एक निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, बच्चों भले वो गलत आंसर भी दे रहे हो तो उनको मोटिवेट करना कि वो क्वेश्चन पूछे और उनका जो अधिगम है वो सुगमता से हो जाए। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 है बच्चे नई जानकारी को संसाधित और व्याख्यायित करते हैं। नई जानकारी को संसाधित और व्याख्यायित करते हैं, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है हमें। पहला दिया गया है अनुभवों को ठीक उसी तरह दर्ज करते हैं जैसे वो घटित होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है कि अनुभवों को उसी तरह दर्ज करते हैं वो जैसे वे घटित हुए हों। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो सकता है उस चीज से कुछ दूसरा भी दर्ज कर दें, मतलब उनकी अगर दृष्टिकोण क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मोर सुटेबल नहीं है। ऑप्शन डी, नए अनुभवों को मौजूदा ज्ञान में समायोजित करें। ठीक है, वही वह पूर्व ज्ञान वाला ऑप्शन है ये। देखिए, नए जो अनुभव होते हैं जो उनका पूर्व ज्ञान है, मौजूदा ज्ञान है, उसी में जोड़ देते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है, राइट है, बी वाला। उसके बाद देखिए सी, इनपुट नए इनपुट के आधार पर मौजूदा समझ में संशोधन करते हैं। ये दोनों सेम ही बातें हैं लेकिन अलग अलग इसको लैंग्वेज में बोला गया है, एक ही को अलग तरीके से कहा गया है। ठीक है, नए इनपुट मतलब जो नए अनुभव है उनको मौजूदा समझ में संशोधन करते हैं, मतलब उसको करेक्ट भी करते हैं। ठीक है, इकट्ठा तो करते हैं, जोड़ते तो है ही है, उसके साथ पुराने वाले को संशोधित भी करते हैं, उसमें जो थोड़ा बहुत कमी पेश की उसको ठीक करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उन अनुभवों को अस्वीकार करते हैं जो पूर्व ज्ञान से मेल नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि जो पूर्व ज्ञान से मेल नहीं खाता है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये है ऑप्शन नंबर ई, इसमें क्या दिया गया है, बातचीत और आत्मचिंतन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। तो बी सी ई, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद है प्रश्न संख्या 70। तो इसमें क्या दिया गया है देखिए, दुनिया भर के शोधों ने हमें बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में कई विचार दिए हैं जिनका शिक्षण पर व्यावहारिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो शोधों से हमें बच्चों के नए सीखने के नए तरीके के बारे में पता चला है, इसमें से कौन सा कथन सही है, राइट ऑप्शन ढूंढना है। तो बच्चों के सीखने में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कोई भूमिका नहीं होती। गलत बात है, समाज से भी प्रभावित होता है बच्चा, सीखता है, और सांस्कृतिक वातावरण से भी सीखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, बच्चों में सीखने में मस्तिष्क की भूमिका बहुत कम होती है, जरूरी नहीं। गलत आंसर है ये, मस्तिष्क की भूमिका बहुत अधिक होती है, अधिक बुद्धिमान है तो वो जल्दी सीखता है चीजों को। ऑप्शन 3, सीखना बच्चों द्वारा बनाए गए संबंधों और संगति पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि बच्चे क्या सीखते हैं, जो उनके संबंध जो उन्होंने बनाया और संगति, किस प्रकार के लोगों से उनकी संगति है उस पर आधारित होता है। कोई अगर बदमाश या शैतान बच्चा है, ठीक है, इधर उधर उछलता कूदता रहता है, अगर दूसरा बच्चा उस प्रकृति का नहीं भी है बट अगर उसके साथ संगति हो जाती है तो धीरे धीरे वो भी वैसे ही हो जाता है। तो मतलब बच्चे क्या करते हैं, जो अपने संबंध है जो बना रखे हैं उसी से सीखते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो के साथ संगति करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बच्चों में भावनाएं सीखने से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है, भावनाओं भावनाओं से भी बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। भावनाएं, बच्चों में भावनाएं सीखने से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, सीखने की भावनाएं होती है बच्चों में। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, फोर्थ वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये पार्ट फोर्थ एंड हो गया, जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट आने वाला है वो है पार्ट 5, और इसमें क्या रहेगा, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी और प्रायोगिक क्रियाकलाप वाला रहेगा। ये वीडियो काफी लंबी हो गई तो इसको यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।